हाँ तो नमस्ते प्यारे बच्चों, क्या हाल है, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करते हैं कि आप लोग एकदम अच्छे से होंगे और बहुत ही अच्छे तरीके से, एकदम शानदार तरीके से मन लगा करके आप लोग पढ़ाई कर रहे होंगे। तो प्यारे बच्चों, फाइनली आज बायोलॉजी का पहला नंबर चैप्टर समाप्त हो जाएगा, खल्लास हो जाएगा। इसके पहले हम इस चैप्टर में 3 क्लास ले चुके हैं और आज ये चौथा क्लास है और अपना चैप्टर भी आज समाप्त हो जाएगा। लेकिन आज जो हम पढ़ाने जा रहे हैं, आज इस चैप्टर में हम जो आपको पढ़ाने जा रहे हैं, अपने आप में ये बहुत इंपॉर्टेंट क्लास होने वाला है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होने वाला है। तो इस टॉपिक को आप लोग बहुत अच्छे तरीके से, एकदम शानदार तरीके से ध्यान दे करके समझने का बस प्रयास करिएगा, ठीक है ना। तो चलिए, आप लोग तैयार हो जाइए, आप सभी बच्चे तैयार हो जाइए। आप सभी बच्चों को हमारे तरफ से गुड इवनिंग, ठीक है। चलिए भाई जय महाकाल, जय महाकाल। अरे आप लोग कहते हैं कि सर महाकाल बोल दीजिए, तो जय महाकाल, ठीक है ना। चलिए आइए आगे बढ़ते हैं। आज हम लोगों को बायोलॉजी का एक बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर पढ़ना है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक, ठीक है ना। और उस टॉपिक के बारे में ही हम लोग आज चर्चा करेंगे। तो आइए सबसे पहले आगे बढ़े, लेकिन उससे पहले आप सभी बच्चों का जो काम है, सबसे पहला काम क्लास को शेयर करना। तो जल्दी जल्दी से आप सभी बच्चे एक बार क्लास को शेयर कर दीजिए। जो भी लोग क्लास को शेयर नहीं किए हैं तो फिर देर ना करिए, जल्दी से आप लोग क्लास को शेयर कर दीजिए। और सभी बच्चे क्लास को लाइक भी जरूर कर दीजिए। तो लाइक और शेयर रुकनी नहीं चाहिए प्यारे बच्चों, ठीक है ना। सभी बच्चे जल्दी जल्दी से क्लास को लाइक कर दीजिए और फटाफट से आप लोग क्लास को शेयर भी कर दीजिए। लाइक और शेयर हम बता रहे हैं, रुकनी नहीं चाहिए। तो सब लोग रेडी हैं, तैयार हैं, सब लोग तैयार हैं क्लास के लिए? बहुत बढ़िया। तो चलिए क्लास का शुभारंभ करते हैं, क्लास का शुरुआत करते हैं बहुत बेहतरीन तरीके से, ठीक है ना। प्यारे बच्चों, उससे पहले हम आपको बता दें कि जो बच्चे टॉपर बैच के बारे में नहीं जानते हैं, वह सभी बच्चों को हम बता दें कि टॉपर बैच वो बैच है जहां से प्रत्येक वर्ष मैट्रिक एग्जाम में टॉपर्स निकलते हैं। और हम लोगों का टारगेट है कि अगले बार 2027 में जो टॉपर निकले वो भी इसी टॉपर बैच से निकले। तो आप सभी बच्चे इस टॉपर बैच के लिए तैयार रहिएगा। इस टॉपर बैच में आप सभी लोगों का स्वागत है। जो भी बच्चे टॉपर बैच में नहीं जुड़े हैं तो टॉपर बैच में जरूर जुड़ जाइएगा, ठीक है। कोई बच्चे बता सकते हैं कि हम लोग पिछली क्लास में क्या पढ़े थे? जल्दी से बताओ बाबू, कोई भी बच्चे जो बता सके कि हम लोग पिछली क्लास में क्या पढ़े थे, जल्दी से बताओ भाई। कोई भी बच्चे बताइए कि हम लोग पिछली क्लास में क्या पढ़े थे। सर नवादा आइए ककोलत के झरना में। अरे बाप रे बाप, ककोलत के झरना में अभी इतना भीड़ लगा हुआ है कि प्रशासन वहां पर नियम लगा दिया है कि एक दिन में 8,000 लोग से ज्यादा जाएगा ही नहीं। तो जब भीड़ खत्म होगा तब आएंगे, अभी आकर के क्या करें भीड़ में दबने के लिए। चलिए आइए, टाइम चेंज करने के लिए कौन मैसेज करते हो भाई? अभी टाइम चेंज का दूर दूर तक कोई इरादा नहीं है। तो आइए चलिए, आज हम लोग एकदम बेहतरीन तरीके से शुरुआत करते हैं। कल हम लोग 4 गो प्रयोग पढ़े थे, 4 गो क्या बोलते हैं उसको, एक्सपेरिमेंट, ठीक है ना। कल 4 एक्सपेरिमेंट पढ़े थे। उसके बाद कल हम लोग ये वाला पढ़ लिए थे कि जीव जंतुओं में पोषण कैसे होता है, जिसमें हम आपको बताए थे कि पहले हम लोग खाना खाते हैं, फिर उसके बाद खाना पचाते हैं, फिर उसके बाद उस खाना में जो पोषक तत्व होता है उसका अवशोषण होता है, फिर उस पोषक तत्व से हम लोगों को ऊर्जा मिलता है, और फिर उसके बाद जो मलमूत्र होता है, जो बेकार पदार्थ होता है शरीर के लिए, उसको हम शरीर से बाहर निकाल देते हैं। ये तो हम आपको बता दिए थे, ठीक है। अच्छा, अगर हम आपसे एक सवाल पूछें जो कि बिहार बोर्ड में पहले पूछा भी गया है, कोई वस्तु सजीव है या निर्जीव, इसका निर्धारण करने के लिए हम लोग कैसे पता करेंगे? बताओ बाबू। कोई वस्तु सजीव है या निर्जीव, इसका निर्धारण करने के लिए हम किस मापदंड का प्रयोग करेंगे? बताइए आप लोग, सभी बच्चे बताइए। कोई बच्चे बता सकते हैं? कोई वस्तु सजीव है, इसका निर्धारण करने के लिए हम किस मापदंड का प्रयोग करेंगे? क्या लिख रहे हैं भाई? श्वसन, बहुत बढ़िया, श्वसन मापदंड का प्रयोग करेंगे, एकदम सही जवाब है। कोई वस्तु सजीव है,
इस बात को पता करने के लिए हम लोग श्वसन प्रक्रिया मापदंड का प्रयोग करेंगे। अगर कोई वस्तु श्वसन कार्य मतलब कह सकते हैं कोई जीव अगर श्वसन कर रहा है तो वो सजीव है, अगर श्वसन नहीं कर रहा है तो फिर वो निर्जीव है। ठीक है ना, इस बात को ध्यान रखिएगा। जैसे हमारे हाथ में एक डायरी है, ये डायरी अगर ये श्वसन करेगा तो हम कहेंगे कि ये सजीव है। तो क्या ये डायरी सांस ले सकता है? बताओ बाबू, कान में लगा के सुनते हैं ना, सांस तो नहीं ले रहा है। क्या इसके पास दिल है? क्या इसके पास हृदय है? धड़केगा? नहीं धड़केगा। यानी कि अगर कोई वस्तु सजीव है इसका मतलब वो श्वसन करेगा, अगर वस्तु सजीव नहीं है इसका मतलब वो श्वसन नहीं करेगा। और देखिए ना कैसे यहां से एक प्रश्न पूछा जाता है परीक्षा में, वो प्रश्न हम आपको बता देते हैं। ठीक है, वो प्रश्न हम आपको बता देते हैं। देख लीजिए, ये वाला प्रश्न जो है वो बाबू परीक्षा के लिए अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, परीक्षा में पूछा भी जाता है, कई बार परीक्षा में पूछा भी गया है, इसको आप लोग ध्यान भी रखिएगा। ठीक है, क्वेश्चन कह रहा है कि कोई वस्तु सजीव है इसका निर्धारण करने के लिए हम किस मापदंड का प्रयोग करेंगे। तो आराम से हम लोग लिख सकते हैं कि कोई भी वस्तु सजीव है इस बात को साबित करने के लिए श्वसन प्रक्रिया मापदंड का सहारा लेते हैं। इसका सहारा लेंगे श्वसन प्रक्रिया मापदंड का। अगर कोई वस्तु श्वसन कर रहा है तो वो सजीव है, श्वसन नहीं कर रहा है तो निर्जीव है। ठीक है, एकदम आराम से लिख देंगे, क्योंकि श्वसन क्रिया के दौरान ऊर्जा का निर्माण होता है। जब हम लोग सांस लेते हैं, जब दूसरा नंबर चैप्टर पढ़ाएंगे ना बायोलॉजी का, श्वसन दूसरा नंबर चैप्टर श्वसन चैप्टर ही है, तो जब दूसरा नंबर चैप्टर पढ़ाएंगे तो वहां पर हम आपको यह चीज बताएंगे कि खाली खाना खाने से हम लोगों को ऊर्जा नहीं मिलता है। खूब ठास करके भोजन कर लेंगे तो उससे हम लोगों को ऊर्जा नहीं मिल जाएगा। खाना खाने के साथ साथ श्वसन करना भी जरूरी है ऊर्जा के लिए। अगर श्वसन क्रिया नहीं होगा तो गारंटी है ऊर्जा नहीं बनेगा। अगर श्वसन क्रिया होगा तभी जाकर के ऊर्जा बन सकता है। तो बाबू ध्यान रखिएगा, श्वसन क्रिया के दौरान ही ऊर्जा का निर्माण होता है और हम सभी अपने कार्यों को पूरा करते हैं। जब ऊर्जा ही नहीं रहेगा तो कार्य कैसे होगा? ठीक है ना। तो ये तो मतलब ये वाला तो एकदम हल्का क्वेश्चन है, ये तो एकदम हल्का क्वेश्चन है कि भाई कोई वस्तु सजीव है या निर्जीव, इसका आप कैसे पता लगाएंगे? तो श्वसन क्रिया से पता लगा लेंगे, बहुत आराम है। अगर श्वसन क्रिया में देख रहे हैं कि भाई सांस ले रहा है कोई जीव तो इसका मतलब सजीव है, अगर सांस नहीं ले रहा है तो मतलब निर्जीव है। समझ में आ गया? चलिए, अब हम लोगों को समझना है सबसे प्रमुख चीज अमीबा के बारे में। प्यारे बच्चों, अब हम लोगों को अमीबा के बारे में जानना है। अमीबा, ठीक है ना। सबसे पहली बात तो यह ध्यान रखिएगा कि अमीबा है क्या। कोई बच्चे जानते हैं अमीबा है क्या? तो बाबू ध्यान रखिएगा, अमीबा एक कोशिकीय प्राणी है। ठीक है ना। तो अब हम लोग किसके बारे में बात करने जा रहे हैं? अमीबा के बारे में बात करने जा रहे हैं। ठीक है, ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहली बात करेंगे कि आखिर ये अमीबा होता कैसा है। ठीक है ना, अमीबा का आकार कैसा होता है। प्यारे बच्चों, हम कहते हैं कि अमीबा का कोई आकार नहीं होता है। अमीबा निश्चित आकार का होता ही नहीं है, अमीबा अनिश्चित आकार का होता है। जैसे आप हाथ घुमा दीजिए, ऐसे 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 घुमा दीजिए, ये अमीबा बन गया। बीच में वो केंद्रक दे दीजिएगा, ये अमीबा बन गया। हमको मनना है, हमको ऐसे मन है घुमा, ये हाथ घुमाने का, हम ऐसे हाथ घुमा दिए, ये अमीबा बन गया। हमारा मन है कि हम ऐसे हाथ घुमाए, ये अमीबा बन गया। हमारा मन है कि ना हम ऐसे करके हाथ घुमाए, ये अमीबा बन गया। यानी कि आप जैसे भी हाथ घुमा दीजिए वो अमीबा है। जैसे आपका मन करे वैसे हाथ घुमाइए, वो क्या है? अमीबा है। आप रियल फोटो एकदम अमीबा का यहां पर देख सकते हैं। ये अमीबा का एकदम रियल फोटो है जो माइक्रोस्कोप से देखा जाता है। ठीक है ना। अमीबा को आप कभी भी खुले आंखों से नहीं देख सकते हैं, ये बात ध्यान रखिएगा। अमीबा को कभी भी आप खुले आंखों से नहीं देख सकते हैं। तो फिर आप कहेंगे कि सर, तो अमीबा को अगर हम खुले आंखों से नहीं देख सकते हैं तो फिर क्या चीज से देखेंगे? बाबू आपके मन में तो ये सवाल आएगा ना कि सर अमीबा को अगर हम खुले आंखों से नहीं देख सकते हैं तो फिर अमीबा को क्या चीज से देखेंगे? तो देखो बाबू, अमीबा को देखने के लिए ये माइक्रोस्कोप होता है। ये माइक्रोस्कोप शायद आप लोग देखे भी होंगे। ये है माइक्रोस्कोप जिससे कि हम अमीबा को देखते हैं। स्लाइड आता है, आप मार्केट में जाइएगा, बोलिएगा अमीबा का स्लाइड दीजिए, तो वो अमीबा का आपको स्लाइड देगा। इस स्लाइड को यहां पर लगाया जाता है, जरा देख लीजिए ध्यान से। ठीक है ना, यहां पर इस स्लाइड को ऐसे करके लगाया जाता है और फिर इसको ऐसे घुमा करके देख लीजिए, इसको ऐसे घुमा करके देखना होगा। 10x जूम पर देख लीजिए, चाहे जितना पर भी आपको देखना हो। और उसके बाद फिर जब हम यहां से ऐसे करके देखेंगे ना तो अमीबा एकदम क्लियर हमको दिखाई देगा। ठीक है, तो अमीबा को हम इससे देख सकते हैं, माइक्रोस्कोप से देख सकते हैं। खुली आंखों से तो आप
अमीबा को देख ही नहीं पाएंगे। ठीक है ना। बच्चे कह रहे हैं कि सर बोर्ड पर कैसे देख रहे हैं? अरे बोर्ड पर तो हम फोटो बनाए हैं तब ना देख रहे हैं, पागल हैं। बोर्ड पर तो हम फोटो बनाए हैं तब ना देख रहे हैं। समझ में आया कि नहीं आया? तब ये तो हम आपको समझाने के लिए फोटो बनाए हैं, ठीक है ना। तो जरा ध्यान से देखिएगा, अमीबा को हम कैसे देख सकते हैं, इस बात को जरा गौर से आप लोग समझिएगा। और अमीबा को देखने के लिए माइक्रोस्कोप चाहिए। अमीबा खुली आंखों से नहीं दिखाई पड़ता है। अमीबा एक कोशिकीय प्राणी है। सबसे पहले तो आप लोग ये ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। सबसे पहले तो आप लोग ये ध्यान रखिएगा कि अमीबा एक कोशिकीय प्राणी है। याद रहेगा क्या? क्या याद रखिएगा? लिखेंगे हम लोग सबसे पहले अमीबा के बारे में कि अमीबा एक कोशिकीय प्राणी है, ठीक है ना। अमीबा ध्यान रखिएगा एक कोशिकीय प्राणी है। अमीबा एक कोशिकीय प्राणी है। यानी कि आप लोग जानते होंगे कि हम लोगों के शरीर में ढेर सारा कोशिका है। हम लोगों के शरीर में बहुत सारा कोशिका है, लेकिन अमीबा खाली एक गो कोशिका है। अमीबा जो है ना वो एक कोशिकीय प्राणी है, ये बात याद रखिएगा। समझ में आया? तो अमीबा के बारे में पहला चीज तो ये ध्यान रखना है कि अमीबा जो है वो एक कोशिकीय प्राणी है। दूसरा, अमीबा के बारे में ये ध्यान रखिएगा कि अमीबा का कोई निश्चित आकार नहीं होता है। अमीबा का कोई निश्चित आकार नहीं होता है। अमीबा का कोई निश्चित आकार नहीं होता है। ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। अमीबा का कोई निश्चित आकार नहीं होता है, यह भी ध्यान रखिएगा। अभी जैसा कि हम आपको बताए कि अमीबा अनिश्चित आकार का होता है, उसका कोई आकार नहीं होता है, ध्यान रखिएगा। समझ में आ गया? अच्छा, और ध्यान रखिएगा कि गुरुजी जब अमीबा इतना छोटा है तो अमीबा क्या खाता होगा? कोई बच्चे बता सकते हैं कि अमीबा का भोजन क्या है? रोटी है, सब्जी है, मक्खन है, दूध है, दही है, क्या खाता है अमीबा? कोई बच्चे बताइए। दाल है, भात है, चोखा, चटनी, क्या खिचड़ी खाता है जी? हैं? अमीबा क्या खाएगा बताओ? अमीबा का खाना क्या होता है? कोई बच्चे बता सकते हैं तो बताइए। जो बच्चे बता दिए ना उनको 4 गो अमीबा पकड़ के हम दे देंगे। अरे बाप रे बाप। एक बच्चे कह रहे हैं कि सर कॉकरोच जनता पार्टी के बारे में कुछ बताइए। हम इधर बात कर रहे हैं अमीबा का, आप कह रहे हैं कि सर कॉकरोच जनता पार्टी के बारे में बताइए। और कॉकरोच जनता पार्टी के बारे में तो क्या ही बोलना है, वो आजकल सोशल मीडिया पर बीजेपी से बड़ा पार्टी बना हुआ है, ठीक है ना। आजकल सोशल मीडिया पर कॉकरोच जनता पार्टी बीजेपी से भी ज्यादा फॉलोअर का हो गया है। बीजेपी का इंस्टाग्राम पर फॉलोअर है लगभग 8 मिलियन के आसपास, ठीक है ना। और कॉकरोच जनता पार्टी का हो गया है 15 मिलियन, 16 मिलियन। समझ रहे हैं? तो कॉकरोच जनता पार्टी क्या है, बहुत सारे बच्चों आप लोग नहीं जानते होंगे। तो सबसे पहली बात तो हम आपको यह बता दें कि जो कॉकरोच जनता पार्टी है वह एक युवा के द्वारा बनाया गया है। एक आदमी है जो इस अकाउंट को बनाया है। ये कोई मतलब पार्टी नहीं है, ठीक है ना। अभी एक सोशल मीडिया अकाउंट है जिसका नाम रखा गया है कॉकरोच जनता पार्टी। लेकिन बात है कि आखिर इसका नाम कॉकरोच जनता पार्टी क्यों रखा गया? आखिर इसका नाम ही कॉकरोच जनता पार्टी ही क्यों रखा गया? तो याद रखिएगा, इसका नाम कॉकरोच जनता पार्टी इसलिए रखाया क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के जो मुख्य न्यायाधीश हैं, ठीक है ना, जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है, वह भारत के बेरोजगारों को, जो भारत में लोग नौकरी नहीं कर रहे हैं, जो भारत में लोग बेरोजगार हैं, उनको कहे थे कि ये लोग कॉकरोच के जैसे हैं, ठीक है ना। यानी कि आप तो हमेशा से जानते हैं कि जो भारत के नेता हो गए, बड़े बड़े लोग हो गए, आम जनता को सिर्फ कीड़े मकोड़े समझते हैं। ये तो बात बिल्कुल सही है कि जो नेता लोग हैं ना, ये आम जनता को सिर्फ कीड़े मकोड़े समझते हैं, इससे ज्यादा तो वो कुछ समझते ही नहीं है। आम जनता उनको लगता है कि बस ये कीड़े मकोड़े हैं, किसी तरीके से भी बस जो होना है जो हो जाएगा, ठीक है ना। तो उन सब लोगों के लिए, ताकि ये हम जो युवा लोग हैं, जो यूथ लोग हैं, उनका आवाज बन सके, तो जब चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने बेरोजगारों को कॉकरोच कहा तो उसी के नाम पर लोगों ने कहा कि तो ठीक है, हम कॉकरोच बनकर के ही लड़ेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, हम कीड़े मकोड़े बनकर के ही लड़ेंगे। और इसलिए एक नया अकाउंट बना कॉकरोच जनता पार्टी, और आजकल बहुत ट्रेंड में चल रहा है, बहुत ट्रेंड में चल रहा है। सब लोग उसी के पीछे पगलाइल है, ठीक है ना, कि भाई कॉकरोच जनता पार्टी क्या है, कॉकरोच जनता पार्टी क्या है। अभी ये सिर्फ एक
अकाउंट है जिसको कि बहुत ज्यादा लोग फॉलो कर रहे हैं। बीजेपी से भी ज्यादा लोग कॉकरोच जनता पार्टी को फॉलो कर रहे हैं, और करे भी क्यों ना, हमारे देश का सिस्टम बहुत ज्यादा भ्रष्ट हो गया है, बहुत ज्यादा भ्रष्ट हो गया है। ठीक है, अभी देखिए कुछ दिन पहले बिहारी, खगड़िया जिला का एक बिहारी लड़का, कुछ नाम था अंगद कुमार या कुछ नाम था उसका, ठीक है ना, वो दिल्ली में बेचारा रहता था, उसको दिल्ली का एक सिपाही गोली मार देता है। इस पर जब बिहार के मंत्री हैं जीतन राम मांझी, उनसे जब ये बात पूछा गया कि भाई बिहारी लड़के का हत्या कर दिया गया बिहारी का, कि आप इस पर क्या कहेंगे, तो जीतन राम मांझी जानते हैं क्या बोले थे कि मर गया तब मर गया। समझ में आ रहा है ना, ये कौन बहुत बड़का बात है, मर गया तब मर गया। और अभी जब उनके बेटा या उनके पुतोहू के ऊपर थोड़ा सा दिक्कत आया है, तो वो डीएम को धमका रहे थे कि 7 दिन के अंदर अगर मामला फिनिश नहीं हुआ, 7 दिन के अंदर अगर कार्रवाई नहीं हुआ, तो हम जो नहीं करने का सो कर देंगे। यही तो बात है ना कि जब नेता के अपने परिवार के ऊपर कोई चीज बीतता है तो उनका अकल ठिकाने आ जाता है, जब जनता पर बीतता है तो उनको लगता है कि ये तो नॉर्मल बात है, कोई बड़का बात नहीं है। ठीक है, तो इसलिए जनता की आवाज बनना जरूरी है। जानते हैं हमारे देश का सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है, मूर्ख लोग पढ़े लिखे लोग पर शासन कर रहे हैं। जो मूर्ख लोग हैं ना, वो वह शासन किस पर चला रहे हैं, पढ़े लिखे लोगों पर शासन चला रहे हैं, और पढ़े लिखे लोग उनकी बातों में आकर के उनको वोट भी दे रहे हैं। हमारे देश का सबसे बड़ा प्रॉब्लम यह है। ठीक है ना, अधिकांश नेता लोग जो है ना वो अनपढ़ है, गवार है। ठीक है, और वैसे लोग पढ़े लिखे लोगों को चरा रहे हैं। तो आप समझ सकते हैं कि भारत किस दिशा में जा रहा है। आज भारत में इतना ज्यादा क्राइसिस है पेट्रोल का, डीजल का, एलपीजी का, और मोदी जी विदेश में जाकर के चॉकलेट बांट रहे हैं। ठीक है ना, कि भाई चॉकलेट ले लीजिए। भारत के लोग भूखे मर रहे हैं, उनको चिंता नहीं है, और वो नॉर्वे जाकर के वहां के प्रधानमंत्री को चॉकलेट खिला रहे हैं। तो यही अंतर है हमारे देश का। ठीक है, तो चलिए उन सब चीजों पर हम चर्चा नहीं करेंगे, हम अपने टॉपिक पे आते हैं। अमीबा के बारे में हम आपको बता रहे थे कि अमीबा क्या है, इसके बारे में बात कर रहे थे। तो अमीबा एक कोशिकीय प्राणी है। अमीबा का कोई निश्चित आकार नहीं होता है, ध्यान रखिएगा। ठीक है ना, हम अमीबा के भोजन के बारे में बात कर रहे थे कि अमीबा का भोजन क्या है। तो याद रखना बाबू, अमीबा का जो भोजन होता है, ठीक है ना, अमीबा का भोजन याद रखिएगा, अमीबा का भोजन शैवाल, ध्यान रखिएगा, शैवाल, जिसको कि जहां पर देखते होंगे पानी उनी जहां पर गिरता है ना, वहां पर हरा 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 जो हो जाता है ना, जो हरा हरा रंग का काई लग जाता है, उसी को हम लोग शैवाल कहते हैं। तो अमीबा जो है वो उस शैवाल को खा जाता है। ठीक है, और ध्यान रखिएगा, डाइटम हो गया बैक्टीरिया वायरस, जिसको हम लोग जीवाणु विषाणु कहते हैं, जीवाणु विषाणु है, जीवाणु विषाणु इत्यादि। ये सब जो है ना ये अमीबा का भोजन होता है। ये सब अमीबा का भोजन होता है। अमीबा अपने भोजन के रूप में क्या खाता है, शैवाल, डाइटम, जीवाणु विषाणु, ठीक है ना, कवक, ये सब जो है वो अमीबा अपने भोजन के रूप में खाता है। इसको आप लोग ध्यान रखिएगा। यहां तक क्लियर है बाबू? चलिए अब आप लोग एक चीज और ध्यान रखिएगा, अमीबा अपना भोजन कैसे पकड़ता है। सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन यही है, क्योंकि कई बार परीक्षा में यह आ गया है कि अमीबा अपना भोजन कैसे पकड़ता है। तो याद रखिएगा आप लोग कि अमीबा अपना भोजन, अमीबा अपना भोजन, अमीबा अपना भोजन, अमीबा अपना भोजन उत्पाद की सहायता से पकड़ता है। उत्पाद की सहायता से, उत्पाद की सहायता से पकड़ता है, पकड़ता है। अब कहिएगा कि सर कुटपाद क्या होता है, जरा ये बता दीजिए। बहुत सारे बच्चों को नहीं पता होगा कि गुरुजी ये कुटपाद क्या होता है। जैसा कि हम बता रहे हैं कि अमीबा अपना भोजन कुटपाद की सहायता से पकड़ता है, तो भैया ये कुटपाद क्या होता है, ठीक है ना। आइए बाबू आप लोगों को हम एक वीडियो दिखाते हैं और उस वीडियो से आपको समझ में आ जाएगा कि अमीबा अपना भोजन कैसे पकड़ता है, ठीक है ना। तो हम आपको वीडियो दिखाने का प्रयास करते हैं, हम आपको वीडियो दिखाने का प्रयास करते हैं और आपको बताते हैं कि अमीबा अपना भोजन कैसे पकड़ता है। अमीबा अपना भोजन कैसे पकड़ता है आपको हम तुरंत अभी दिखाते हैं, रुक जाइए। देख लो बाबू।
इस वीडियो में ना बहुत अच्छे तरीके से हम आपको बताएंगे कि आखिर अमीबा अपना भोजन कैसे पकड़ता है। जरा एकदम ध्यान से देखिएगा। हम इस वीडियो को आगे बढ़ाते हैं, इस वीडियो को हम आगे बढ़ाते हैं और पहुंच जाते हैं यहां पर। लीजिए भाई, देख लीजिए, ये प्यारे बच्चों अमीबा है, ठीक है ना। ये आप लोग अमीबा का चित्र देख रहे हैं। अमीबा अपना भोजन कैसे पकड़ेगा, जरा ध्यान से देखिएगा। ये पूरा अमीबा है और देख लीजिए आप लोग, ठीक है ना। ये देख लीजिए, अमीबा अपने शरीर में ही, अमीबा अपने शरीर में ही एक तरफ अंगुली नुमा संरचना निकालता है, जैसा कि आप लोग यहां पर देख सकते हैं बाबू, ठीक है ना। आप लोगों को हम यहां पर एकदम बेहतरीन तरीके से समझाते हैं। ये अमीबा का चित्र है पूरा, ठीक है। ये पूरा अमीबा है और एक तरफ आप लोग देख रहे हैं कि इस तरीके से ये अपना एक मतलब दोनों तरफ से ना ऐसे अंगुली नुमा से संरचना निकाल लिया और क्या करता है कि भोजन को यहां से बीच में ये अटैच कर लेगा, भोजन को यहीं से पकड़ लेता है, ठीक है ना। देखिए कैसे भोजन को पकड़ेगा, आपको पूरा समझ में आ जाएगा। ये देख लीजिए, अमीबा अपना जो ऐसे दोनों तरफ से निकाला है ना, इसी को हम लोग कुटपाद कहते हैं। कुटपाद इसी को कहते हैं, ध्यान रखिएगा। नीचे ये वाला भी जो निकल रहा है, ये भी, ये क्या हो गया, कुटपाद हो गया। तो इसी को प्यारे बच्चों हम लोग क्या कहते हैं, कुटपाद कहते हैं, ध्यान रखिएगा। अब आइए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अमीबा अपना भोजन कैसे पकड़ता है। देखिए, देख सकते हैं आप लोग, ये कुटपाद हो गया, ये देखिए अमीबा का भोजन है। अब जैसे ही अमीबा अपना भोजन देखेगा, ठीक है ना, ये क्या है बाबू, अमीबा का भोजन। ध्यान से सुनिएगा आप लोग, ये क्या है, ये क्या है, ये क्या है, अमीबा का भोजन, ठीक है ना। अमीबा का भोजन है, ठीक है। और अमीबा जैसे ही अपने भोजन को देखेगा, अमीबा जैसे ही अपने भोजन को देखेगा, क्या कह रहा है कि कुटपाद भाई बनाओ जल्दी से। जैसे ही भोजन देखा, कह रहा है कुटपाद बनाओ रे, और शरीर जो है वो अपने से कुटपाद बना लेता है। जैसे अगर हम किसी भोजन को देखते हैं तो हमारा हाथ एकदम दोनों लपक पड़ता है, देखते हैं ना। हम जैसे ही किसी खाने वाले वस्तु को देखते हैं, हम हाथ से तुरंत खाने वाले वस्तु को पकड़ते हैं। सेव देख लें, अनार देख लें, केला देख लें, कुछ भी अगर हम लोग खाते हैं तो हाथ से पकड़ के खाते हैं। तो अमीबा का हाथ पैर नहीं होता है, अमीबा अपने शरीर के किसी भी हिस्से से खा सकता है। अगर उसको भोजन यहां पर दिखाई दिया तो कुटपाद यहां पर बना लिया, अगर यह भोजन यहां पर होता तो कुटपाद यहां पर बना लेता, अगर यह भोजन यहां पर होता तो अमीबा कुटपाद यहां पर बना लेता, अगर यह भोजन यहां पर होता तो कुटपाद यहां पर बना लेता। समझ में आ रहा है ना। यानी कि शरीर के किसी भी हिस्से से भोजन ग्रहण कर सकता है। ऐसा नहीं है कि अमीबा में खाने के लिए मुंह होता है, ठीक है ना। अमीबा में खाने के लिए मुंह नहीं होता है, वो शरीर के किसी भी हिस्से से खा सकता है, ध्यान रखिएगा। और जहां पर भोजन देखा तुरंत क्या बना लेता है, कुटपाद बना लेता है। तो जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि अमीबा यहां पर क्या बना लिया, कुटपाद बनाया। और देखिए भोजन को कैसे अंदर, शरीर के अंदर कैसे भोजन को कर लेगा, ठीक है ना। देखिए शरीर के अंदर भोजन को कैसे कर रहा है, देख सकते हैं आप लोग। लीजिए देख लिए, हाँ देख सकते हैं आप लोग, भोजन को अंदर कर लिया। और भोजन को अंदर कर, एक मिनट, फिर से देख लीजिए आप लोग, फिर से देख लीजिए आप लोग, फिर से देख लीजिए आप लोग, कैसे भोजन को उसने अंदर किया, ठीक है। देख लीजिए भोजन जो है वो अमीबा के अंदर हुआ, ठीक है ना। और फिर दोनों तरफ से उसको ढक लेगा, देख लीजिए दोनों तरफ से उसको ढक लिया, ठीक है। और भोजन जो है वो इसके शरीर के अंदर आ गया, भोजन इसके शरीर के अंदर आ गया। अब इसको बढ़िया से पचाएगा और इसके अंदर जितना पोषक तत्व है सब उसको ग्रहण करेगा। और पोषक तत्व को ग्रहण करने के बाद, हाँ देख लीजिए पोषक तत्व ग्रहण हो गया। और पोषक तत्व को ग्रहण करने के बाद जो अवशिष्ट पदार्थ है उसको देख लीजिए शरीर से बाहर निकाल दिया, ठीक है ना। अवशिष्ट पदार्थ को शरीर से बाहर निकाल दिया। तो कुछ इस तरीके से प्यारे बच्चों अमीबा में पोषण होता है। बताओ भाई समझ में आया। कुछ इस तरीके से अमीबा में पोषण होता है। क्या आप लोगों को समझ में आया कि कुटपाद क्या होता है? बताओ बाबू, वीडियो देख करके कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ हो तो एक बार डबल सी लिखिए। वीडियो देख करके अगर कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया तो एक बार डबल सी लिख दीजिए कि हां सर जी कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। वीडियो देख करके अगर कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया है तो एक बार डबल सी लिखिए कि हां सर कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। हो गया ना। तो आपको पता चल गया कि अमीबा अपना भोजन कैसे पकड़ता है। तो जवाब याद रखिएगा, कुटपाद की सहायता से पकड़ता है। आप लोग इस फोटो में भी आराम से देख लीजिए, अमीबा जो है ये देखिए अमीबा है। अमीबा का भोजन यहां पर है, ये जो रेड कलर का दिख रहा है ये अमीबा का भोजन है। अमीबा क्या किया, कुटपाद बनाया और कुटपाद बना करके भोजन को अंदर ग्रहण किया और बढ़िया से
खाद्य रसधानी जिसको खाद्य रिक्तिका कहते हैं, उसमें भोजन को पचाया और पचाने के बाद जो अपशिष्ट पदार्थ है उसको शरीर से बाहर निकाल दिया। तो अमीबा में पोषण कुछ इसी तरीके से होता है, ठीक है ना। अमीबा में पोषण इसी तरीके से होता है, ये बात आप लोग ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। तो परीक्षा में सवाल बनता है कि अमीबा में पोषण किस प्रकार से होता है, ठीक है। परीक्षा में क्वेश्चन आएगा और उसमें भी 5 नंबर का क्वेश्चन कि अमीबा में पोषण कैसे होता है। तो बाबू हम लोग खूब बढ़िया से लिख लेंगे अमीबा में पोषण कैसे होता है। कैसे लिखेंगे भाई, आइए जरा समझते हैं। लिखेंगे अमीबा एक कोशिकीय प्राणी है जिसका कोई निश्चित आकार नहीं होता है। यह अपना भोजन प्राणी संपोषी के आधार पर शैवाल, डाइटम, जीवाणु, विषाणु, कवक को कुटपाद की सहायता से ग्रहण करता है। यानी अमीबा का जो भोजन है वो शैवाल है, डाइटम है, जीवाणु है, विषाणु है, कवक है। इसको किस चीज से पकड़ता है? कुटपाद की सहायता से पकड़ता है, ध्यान रखिएगा। अमीबा अपने सतही स्तर पर अंगुली नुमा जैसा संरचना बनाता है, जैसा बताया ना कि दोनों तरफ से घेरता है भोजन को, जिसे कुटपाद कहते हैं। और यह कुटपाद अपने चारों ओर प्याले नुमा संरचना बनाता है। यानी कि जो कुटपाद है वो चारों तरफ से क्या करता है? कुटपाद जो है वो चारों तरफ से क्या करता है? उसको घेरता है। जैसा कि आप लोग यहां पर देख रहे थे कि ये अमीबा है और अमीबा का ये भोजन है, चारों तरफ से क्या कर रहा है? भोजन को घेर रहा है, ठीक है ना। ये अमीबा का भोजन है और अमीबा जो है वो अपने भोजन को चारों तरफ से ऐसे घेरता है, ठीक है। और चारों तरफ से घेरने के बाद भोजन को शरीर के अंदर ग्रहण कर लेता है। और जब भोजन शरीर के अंदर ग्रहण हो गया, ठीक है ना, तो ध्यान से देख लीजिए, यह कुटपाद अपने चारों ओर प्याले नुमा संरचना बनाता है जिसे फूड कप कहते हैं। इसकी सहायता से भोजन को चारों ओर से घेर लिया जाता है। यानी कि जैसे ही भोजन देखा अमीबा उसको चारों ओर से घेर लेता है। उसके बाद खाद्यधानी या रसधानी का निर्माण कर अमीबा अपने शरीर से एंजाइम का स्राव करता है। यानी कि जब भोजन शरीर के अंदर गया तो उस भोजन को पचाने के लिए एंजाइम का स्राव होता है। अमीबा जो है वो एंजाइम निकालता है, जैसे ट्रिप्सिन, पेप्सिन, एमाइलेज, ये सब, ठीक है ना। यह एंजाइम भोजन को पचाने का कार्य करता है। भोजन का पाचन खाद्य रिक्तिका में होता है और इस प्रकार से अमीबा सारा पोषक तत्व को ग्रहण करके अपच पदार्थ को छिद्र या रिक्तिका के सहारे बाहर निकाल देता है। यानी कि जब भोजन बढ़िया से पच जाता है तो जो अपच पदार्थ है, जो अवशिष्ट पदार्थ है, जो बेकार पदार्थ है, उसको क्या करता है? बाहर निकाल देता है। और इस प्रकार से अमीबा अपना पोषण का कार्य पूरा कर लेता है। तो अमीबा में पोषण कैसे होता है आप लोगों को हम बहुत अच्छे तरीके से बता चुके हैं, ठीक है बाबू। अमीबा में पोषण कैसे होता है ये आपको हम बता दिए, कोई दिक्कत? अमीबा में पोषण कैसे होता है आप लोगों को एकदम बेहतरीन तरीके से समझा दिया गया, ठीक है ना। अमीबा में पोषण कैसे होता है हम आप लोगों को बता दिए। सारे बच्चों को समझ में आ गया हो तो एक बार जल्दी से यस सर डबल सी लिख करके कमेंट कर दीजिए। और अब हम लोग एक बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक के ऊपर चर्चा करेंगे जिसको कि आगे आप लोगों को समझना है। तो बाबू जल्दी जल्दी से आप लोग बताओ, क्या आप लोग यहां तक सारे बच्चे समझ गए हैं? क्या आप लोग सभी बच्चे यहां तक समझ गए हैं? अगर हां तो अब हम लोगों को पढ़ना है ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम, यानी कि मानव पाचन तंत्र के बारे में, ठीक है ना। अब हम लोगों को पढ़ना है मानव पाचन तंत्र के बारे में, यानी कि मानव के अंदर पाचन तंत्र कैसा है, हमारे अंदर पाचन तंत्र कैसा है, इसके बारे में अब हम लोगों को पढ़ना है, ठीक है ना। समझ गए ना सब लोग? बहुत बढ़िया। आप लोग जब डबल सी लिख देते हैं ना तो दिल को बड़ा सुकून मिलता है, लगता है कि वाह क्या बात है, सब समझ गए। इतना सुकून मिलता है पूछिए मत। तो आप लोग डबल सी लिखने में कंजूसाई मत करिएगा, ठीक है ना। डबल सी एकदम लिखते जाइएगा ताकि हमें खूब बढ़िया से समझ में आ जाए। ये माइक जो है ना वो दिक्कत दे रहा है, थोड़ा सा रुक जाओ। चलो भाई, अब सारे बच्चों को यहां तक क्लियर है, समझ में आ गया? चलिए आइए आगे बढ़ते हैं। अब प्यारे बच्चों हम लोग मानव पाचन तंत्र के बारे में पढ़ेंगे। हम प्यारे बच्चे भोजन यहां से ग्रहण करते हैं, यानी कि मुंह से भोजन ग्रहण करते हैं और ये पूरा पाचन तंत्र है जो कि आप लोग देख रहे हैं। मुंह से भोजन करते हैं, एकदम नली से होते हुए हमारे पेट में जाता है जिसको अमाशय कहते हैं।
और पेट के बाद फिर भोजन पचता है, फिर छोटी आंत, फिर बड़ी आंत, यकृत का क्या काम है, पित्ताशय का क्या काम है, सब कुछ हम लोग यहां पर देखने वाले हैं। ठीक है ना, यानी कि मानव पाचन तंत्र के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है ना, मानव पाचन तंत्र के बारे में हम लोग अब समझते हैं। ठीक है, चलिए आइए आगे बढ़ते हैं। ठीक है बाबू, आइए तो देख लीजिए, मानव पाचन तंत्र, आहार नाल जिसको बोलते हैं, आहार नाल, आहार मतलब होता है भोजन और नाल मतलब होता है नली, यानी कि भोजन वाला नली। ठीक है ना, ध्यान रखिएगा, आहार नाल मतलब होता है भोजन वाला नली। तो ये जो पूरा आप लोग सिस्टम देख रहे हैं, यही सिस्टम तो है भोजन वाला। हम लोग भोजन जो करते हैं, खाना जो खाते हैं, वो इसी सिस्टम से तो खाते हैं ना। तो बाबू आहार नाल जिसको पूरा, यानी कि यहां मुंह से लेकर के, मुंह से लेकर के, एकदम ध्यान से सुनिए, मुंह से लेकर के जहां मल त्याग करते हैं, इस रास्ते तक जो पूरा सिस्टम है, इसको हम लोग आहार नाल कहते हैं। ध्यान रखना बाबू, ठीक है ना, मुंह से लेकर के गुदा द्वार तक हम लोग आहार नाल कहते हैं। ठीक है ना, तो आहार नाल के बारे में ध्यान रखिएगा कि आहार नाल एक लंबी कुंडली सी एक रचना होती है, जिसकी लंबाई 8 से 10 मीटर लंबी होती है। अच्छा ये बताओ, हम लोगों का लंबाई 5 फुट है, 5.5 फुट होगा, 6 फुट का आदमी लंबा होगा, उससे ज्यादा तो नहीं होगा। तो आदमी का लंबाई 5-6 फीट होता है, लेकिन आहार नाल का जो लंबाई है वो 8 से 10 मीटर, 10 मीटर मतलब समझते हैं 31-32 फीट हो जाता है, लगभग 32 फीट के आसपास। ठीक है ना, तो बाबू सोच लो कि 5-6 फीट के शरीर में हमारा जो आहार नाल है वो 31-32 फीट लंबा है। ठीक है ना, कैसे लंबा है जो आपको आगे समझ में आएगा। ये सब जो देख रहे हैं ना, पूरा छोटी आती, सब घुल मुड़ियाल रहता है एकदम। ठीक है, और बढ़िया से एकदम सरियावल रहता है और इस तरीके से व्यवस्थित रहता है कि एकदम पाचन बढ़िया से हो जाता है। ठीक है ना, तो अगर हमारे आहार नाल के लंबाई के बारे में पूछा जाए तो बताइएगा कि हमारे आहार नाल की लंबाई 8 से 10 मीटर लंबा है। ध्यान रखिएगा, इसकी शुरुआत मुख गुहा से होती है और यह गुदा द्वार तक फैला होता है, यानी कि मुख गुहा से लेकर के गुदा द्वार, जिसको मल द्वार भी कहते हैं, वहां तक का पूरा जो सिस्टम है उसको हम लोग आहार नाल कहते हैं। क्या कहते हैं? आहार नाल। तो अब हम लोगों को आहार नाल के बारे में ही पढ़ना है, आइए हम लोग खूब बढ़िया से समझते हैं। अच्छा, कोई बच्चे बता सकते हैं कि हम लोग जो भोजन करते हैं तो भोजन का पाचन कहां से शुरू हो जाता है? देखते हैं आप लोग क्या जवाब देते हैं। भोजन का पाचन कहां से शुरू हो जाता है? बताओ भाई, हम लोग जो भोजन करते हैं तो भोजन का पाचन कहां से शुरू हो जाता है? कोई बच्चे बताइए। भोजन का पाचन कहां से शुरू हो जाता है? मूत्राशय से। दैट मर्दे, मूत्राशय से भोजन का पाचन होता है। मुख गुहा से। बहुत बढ़िया, मुख गुहा से। मुख गुहा की जगह मूत्राशय लिखा गया है। मुख गुहा से शुरू हो जाता है, यानी कि मुंह से शुरू हो जाता है। हम लोग जो भोजन करते हैं ना, वह कहां से शुरू होता है? उसका पचना मुंह से ही शुरू हो जाता है। बबुआ, हम लोग भोजन करते हैं तो खूब चिबाते हैं, भोजन को चिबाते हैं। तो जब भोजन को चबा रहे हैं तो समझिए कि उसका पाचन हो रहा है। ठीक है ना, तो भोजन का पाचन पेट से शुरू नहीं होता है, मुंह से ही शुरू हो जाता है। ये बात ध्यान रखिएगा। बहुत सारे बच्चे कहते हैं कि भोजन का पाचन पेट से शुरू होता है, पेट में भोजन में जाएगा तब न पचेगा। भाई आपको पता होना चाहिए, जो भोजन में कार्बोहाइड्रेट है ना, उसका पाचन मुंह में हो जाता है। मुंह भोजन को हम लोग खूब बढ़िया से चिबाते हैं। ठीक है, उसमें भोजन में लार मिल जाता है और वो लार जो है वो पेट के अंदर जाता है और तब भोजन खूब बढ़िया से पचता है। इसलिए कहते हैं ना कि भोजन को चिबा चिबा करके खाना चाहिए, बिना चिबाए नहीं खाना चाहिए। कुछ लोग हैं भोजन को गटाक गटाक निगल जाते हैं, एकदम निगलना नहीं चाहिए भोजन को, कभी भी बढ़िया से एकदम चिबा करके खाना चाहिए। ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो भोजन का पाचन जो है वो मुंह से शुरू हो जाता है। तो आइए सबसे पहले हम लोग मुंह के बारे में ही पढ़ लेते हैं। यही है प्यारे बच्चों हमारा मुख गुहा। ठीक है ना, मुंह यही है। आप लोग अपना मुंह खोलिए जरा, देखिए उसके अंदर जीभ है कि नहीं है? है ना? हाँ सर जी है। देखिए दांत है कि नहीं है? सर जी दांत भी है। तो बाबू हमारे मुंह के अंदर जीभ और दांत, जीभ और दांत। अच्छा, जीभ जो है ना उसका मतलब बहुत सारा काम है। जीभ का काम होता है स्वाद लेना। जीभ के मदद से ही हम लोग बोलते हैं। जीभ नहीं रहेगा तो हम बोल ही नहीं पाएंगे।
जीभ का काम होता है भोजन चबाते समय भोजन को उलट पलट करना है। देखते हैं ना, ये जीभ क्या करता है, भोजन को उलट पलट करता है, और उलट पलट करने के चक्कर में कहीं दांत के नीचे आ जाता है तो लगता है कि हा मियाँ छनमना देता है, एकदम लगता है ना है? तो ये है प्यारे बच्चों मुख गुहा। और इस मुख गुहा में यानी मुंह में कितने दांत होते हैं? आप लोग अपना दांत मत गिनने लग जाइएगा, आपका दांत अभी मुश्किल से मुश्किल 28 को होगा, ठीक है ना। आप लोगों का दांत अभी बहुत तो बहुत 28 होगा, ठीक है। लेकिन जो वयस्क मनुष्य होता है उसके 32 दांत होते हैं, ध्यान रखिएगा। तो हमारे मुंह में कुल 32 गो दांत होता है, एक गो जीभ होता है, और जीभ का काम है स्वाद लेना, ठीक है ना। और स्वाद लेने के लिए जीभ के ऊपर स्वाद कलिकाएं होती है, और जीभ के ऊपर लगभग 10,000 स्वाद कलिका होता है। सोच लीजिए, जीभ के ऊपर लगभग 10,000 स्वाद कलिका है। तो आइए सबसे पहले हम लोग मुंह के बारे में ही पढ़ते हैं, ठीक है ना। आज तक आप लोग मुंह तो बहुत चलाए हैं, ठीक है। आज हम लोग मुंह के बारे में पढ़ लेते हैं। तो मुंह को हम लोग कहते हैं, देखो अब मुंह के अंदर ये जो पूरा हॉल है, मुंह के अंदर जो ये पूरा गुफा बना हुआ है ना, इसी को कहते हैं मुख गुहा, ध्यान रखिएगा। तो मुंह गुहा, ये ध्यान रखिएगा, मुख गुहा जो है आहार नाल का सबसे पहला अंग है। मुख गुहा जो है वो आहार नाल का सबसे पहला अंग है। भोजन के पाचन का शुरुआत मुंह से ही शुरू हो जाता है। भोजन का जो पाचन है ना वो मुंह से शुरू हो जाता है। मुख जिस गुहा में जाकर खुलती है उसे मुख गुहा कहते हैं। इसमें दांत होता है, जीभ होता है, और लार ग्रंथि पाई जाती है। हमारे मुंह के अंदर ही क्या होता है, लार ग्रंथि। जैसे आप लोग देखते होंगे कि जब कोई आदमी कुछ बढ़िया चीज खाता है तो आपके मुंह से लार टपकने लग जाता है। कोई सामने वाला खट्टा चीज खा रहा है, अचार खा रहा है, इमली खा रहा है, आपके मुंह में पानी आ जाएगा। अरे पानी जो है ना वो लार है, समझ में आ गया ना। भोजन हम लोग ग्रहण करते हैं तो देखते होंगे भोजन के साथ जो है वो लार मिल जाता है, ठीक है ना। लार जो है वो मुख्यतः लाला ग्रंथि से निकलता है। यहां पर मुंह में ही लाला ग्रंथि होता है, उसी से लार निकलता है, ठीक है। तो बाबू लार जो है वो भोजन के साथ मिल जाता है और तब पेट के अंदर जाता है चिकना होकर के, और उस भोजन का खूब बढ़िया से पाचन होता है। तो हमारे मुंह में दांत होता है, जीभ होता है, और लार ग्रंथि पाई जाती है। दांत का कार्य होता है भोजन को छोटे छोटे टुकड़ों में बांटना। यानी कि जो दांत देख रहे हैं, दांत का काम होता है चक्की वाला। जैसे चक्की जब चलता है तो चीजों को महीन कर देता है। आटा पिसाने के लिए जाते होंगे, सॉरी गेहूं पिसाने के लिए जाते होंगे। पहले ही सवाल लोग बहुत पूछता था कि मतलब कोई पूछ दिया कहाँ जा रहे हो तो बोल देते थे आटा पिसाने के लिए। बोलता है आटवे के पिसवाओगे, तो नहीं भाई गेहूं पिसवाने के लिए जा रहे हैं, ठीक है। तो जिस तरीके से गेहूं चक्की में पिसा जाता है वैसे ही हमारा भोजन जो है वो मुंह वाला चक्की में पिसा जाता है। 32 को चक्की लगा हुआ है पीसने के लिए, ठीक है ना, ध्यान रखिएगा। तो भोजन को छोटे छोटे टुकड़ों में बांट देता है कौन, दांत। दांत से खूब चिबाते हैं और भोजन को छोटे छोटे टुकड़ों में बांट देते हैं। और लार ग्रंथि से लार स्रावित होता है, जिसे जीभ भोजन को मिलाने का कार्य करता है। यानी कि दांत का काम है महीन महीन तोड़ना, दांत का काम है चबाना, और लार ग्रंथि का काम है उससे लार स्रावित होता है, और जीभ का काम है उलट पलट करके भोजन को बढ़िया से लार में मिला देता है, ठीक है ना। तो दांत और जीभ के बारे में अच्छे तरीके से आप लोग ध्यान रखिएगा। अच्छा चलिए दांत और जीभ के बारे में ना और थोड़ा विस्तार से हम आप लोगों को बता देते हैं। देख लो बाबू, दांत और जीभ के बारे में थोड़ा और बढ़िया से, थोड़ा और विस्तार से आपको बताते हैं। हमारे मुंह में 4 तरह के दांत पाए जाते हैं। आप लोग अगर देखिएगा तो 4 तरह का दांत हमारे मुख में पाया जाता है, ठीक है ना। जैसे देखिए बाबू, दांत को ना जरा गौर से आप लोग देखिएगा तो आपको समझ में आ जाएगा। जो ये आगे वाला जो 2 गो दांत है, ये 4 गो दांत मान लीजिए, ये 4 गो दांत, ये जो दांत होता है काटने के लिए होता है। ये 2 गो जो दांत, एगो ये वाला और ये वाला, जो 2 गो दांत देख रहे हैं ये फाड़ने के लिए होता है, एकदम नोखीदार होता है। बाकी पीछे वाला ये 2 गो दांत और यहां वाला ये 2 गो दांत, ये बाबू होता है किसी चीज को काटने के लिए, तोड़ने के लिए। और पीछे जो 3-3 गो दांत आप लोग देख रहे हैं ये होता है किसी चीज को चबाने के लिए। कुल मिलाकर के 16 गो दांत ऊपर और 16 गो दांत नीचे होता है मुंह में, ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। 16 गो दांत ऊपर, 16 मुंह तो ऐसे फाड़ ले जैसे लग रहा है कि हम इसमें घुस जाएंगे, ठीक है ना। नहीं ऐसा लग रहा है, मुंह खुलल है, लगता है कि राक्षस का मुंह खुला, लगता है कि हम ऐसे करके इसमें घुस जाएंगे।
देख रहे हैं इतना बड़ा मुंह के आगे हम खड़ा है, देख लीजिए। ऐसे करेंगे मुंह में घुस जाएंगे, देख लीजिए मुंह में हम आ गए। ठीक है ना। तो ध्यान रखिएगा इस मुंह में 16 गो दांत ऊपर और 16 गो दांत नीचे होता है। समझ में आ गया ना बाबू। ये मुंह जो आप देख रहे हैं इसमें 16 गो दांत ऊपर और 16 गो दांत नीचे, और दांत को 4 भागों में बांटा गया है। ठीक है ना। चारों भाग का नाम क्या है भाई? तो एक का नाम होता है, अंग्रेजी में कहते हैं इंसाइजर, हिंदी में कहते हैं छेदक। दूसरा दांत का नाम है केनाइन और हिंदी में कहते हैं भेदक। तीसरा दांत का नाम है प्रीमोलर और उसको कहते हैं अग्रचवर्णक। और चौथा दांत का नाम है मोलर जिसको कहते हैं चवर्णक। इंसाइजर, केनाइन, मोलर और प्रीमोलर, यानी कि आगे वाला जो ये 4 गो दांत देख रहे हैं ये है इंसाइजर। क्या है बाबू? इंसाइजर। ये जो 2 गो दांत देख रहे हैं नोखीदार वाला ये है केनाइन। ये जो 2 गो दांत इधर और 2 गो दांत इधर है इसको कहते हैं क्या कहते हैं? मोलर। और ये वाला जो आप देख रहे हैं इसको कहते हैं हम लोग प्रीमोलर। ठीक है ना। क्या कहते हैं? प्रीमोलर। नहीं, आगे वाला को कहते हैं प्रीमोलर। ये जो 2 गो यहां, ये जो 2 गो यहां, इसको प्रीमोलर, और पीछे वाले को कहते हैं मोलर। तो कुल मिलाकर के 4 प्रकार के दांत पाए जाते हैं। ठीक है ना। अरे टाइलिन नामक एंजाइम निकलता है। ठीक है ना। मुंह से टाइलिन नामक एंजाइम निकलता है, ध्यान रखिएगा। जो लार होता है ना उसमें टाइलिन नामक एंजाइम पाया जाता है। ठीक है। एक बच्चे पूछ रहे हैं सर कौन सा एंजाइम होता है उसमें? टाइलिन। ध्यान रखिएगा। लार कौन सा एंजाइम स्रावित करता है? टाइलिन नामक एंजाइम। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये आप लोग दांत के बारे में देख लिए। तो अगर आपसे पूछा जाएगा कि दांत कितने प्रकार के होते हैं तो कहिएगा दांत 4 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के? दांत 4 प्रकार के होते हैं। केनाइन, पहला इंसाइजर, दूसरा केनाइन, तीसरा प्रीमोलर और मोलर। ध्यान रखिएगा। ठीक है ना। 4 प्रकार के दांत होते हैं। उसके बाद हम आपको जीभ के बारे में बताएं कि ये जो जीभ होता है, जीभ पर 10,000 स्वाद कलिकाएं होती है। ध्यान रखिएगा। जीभ पर, ये जो आप जीभ देख रहे हैं ना, जीभ पर इस तरीके से स्वाद कलिका बना हुआ रहता है और 10,000 स्वाद कलिका होता है। ध्यान रखिएगा। अच्छा, इसके अलावा एक चीज और आपको समझना है। जीभ का जो अगला हिस्सा होता है, देख लीजिए, जैसे ये आगे वाला हिस्सा हो गया जीभ का, तो जीभ का जो आगे वाला हिस्सा होता है यह मीठा स्वाद लेने के लिए होता है। ठीक है ना। जस्ट इसके बगल में यहां पर ये वाला जो हिस्सा हो गया और इधर ये वाला हिस्सा जो होता है ये होता है नमकीन स्वाद के लिए। ठीक है। इसके बगल में आ जाइए तो ये होता है खट्टा स्वाद के लिए, और सबसे पीछे आ जाइए तो ये होता है कड़वा स्वाद के लिए। यानी कि जीभ का सबसे अगला हिस्सा मीठा स्वाद के लिए होता है और सबसे पीछे वाला हिस्सा कड़वा स्वाद के लिए होता है। याद रखिएगा। समझ में आया बाबू? याद रखिएगा आप लोग, जीभ का सबसे आगे वाला हिस्सा मीठा स्वाद के लिए और जीभ का सबसे पीछे वाला हिस्सा कड़वा स्वाद के लिए होता है। हम इसी चीज को यहां पर लिख भी दिए हैं कि जीभ का जो अग्र भाग है यह मीठा स्वाद के लिए, पिछला भाग जो है वो कड़वा स्वाद के लिए, और जो साइड वाला भाग है वो नमकीन और खट्टा स्वाद के लिए। बताए ना, ये अगला मीठा स्वाद के लिए, पीछे कड़वा स्वाद के लिए, बीच वाला भाग खट्टा और नमकीन स्वाद के लिए होता है। क्लियर? इसको आप लोग ध्यान रखिएगा, बढ़िया से नोट कर लीजिएगा, लिख लीजिएगा। समझ में आ गया बाबू? हाँ, तो जीभ के बारे में और दांत के बारे में आप लोग समझ गए? बताओ जल्दी से। जीभ के बारे में और दांत के बारे में समझ गए? यहां तक सारे बच्चों को जीभ और दांत के बारे में समझ में आ गया? जल्दी से बताइए। कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ? तो सबसे पहला काम भोजन का हुआ, मुंह में भोजन गया और बढ़िया से खत्म हुआ। ठीक है ना, चिबाया गया उसको। अब भोजन जो है वो इस नली से होते हुए अमाशय में आता है। ठीक है ना। भोजन जो है वो वह नली में, ये वाला जो हमारा नली है बाबू, ध्यान से सुनिएगा, मुंह में भोजन को बढ़िया से चिबाए और ये वाला जो नली आप लोग देख रहे हैं इस नली से होते हुए भोजन नीचे पेट में आता है। तो ये जो नली आप लोग देख रहे हैं ना, इस नली को हम लोग कहते हैं ग्रास नली या ग्रसनी कहते हैं। ग्रास नली या ग्रसनी कहते हैं। तो याद रखिएगा, यह नली के आकार की संरचना होती है, जैसा कि आप लोग यहां देख रहे हैं इस तरीके से नली के आकार का संरचना है जो भोजन को अमाशय में भेजने का कार्य करता है। ये जो नली है ना, ये क्या करता है, मुंह में हम लोग भोजन को चिबाए और इसी नली से जब घोंटते हैं तो घोंटने के बाद इसी नली से होते हुए भोजन कहां चला आता है? अमाशय में चला आता है। ठीक है ना। और ग्रास नली में किसी प्रकार का कोई एंजाइम नहीं होता है, यहां पर कुछ सिस्टम जरूर होता है, ध्यान रखिएगा। ठीक है ना।
यहां पर कुछ सिस्टम होता है। कौन सा सिस्टम होता है? सबसे पहला तो आपको लार ग्रंथि बता दिए, जो कि आहार नाल में होता है, ठीक है ना, ये ऊपर में मुंह में ही यहां पर होता है। दूसरा श्वसन तंत्र। अब एक चीज आपको पता है, आपको इतना तो पता है कि हमारा मुंह का नली और नाक का नली एक ही है, ठीक है ना। आप सांस चाहे मुंह से लीजिए चाहे नाक से लीजिए, बात बराबर है, ठीक है ना। आप नाक से भी सांस ले सकते हैं, जैसे मुंह बंद कर लिया अगर हम, देख लीजिए नाक से सांस ले रहे हैं, नाक बंद कर लेंगे तो मुंह से सांस ले सकते हैं। देखिए नाक बंद कर लिए तो मुंह से सांस लेते हैं। यानी इतना तो समझ में आ गया कि नाक से तो हम लोग सांस लेते ही हैं, लेकिन मुंह से भी हम लोग सांस ले सकते हैं और मुंह से भोजन भी करते हैं। यानी कि मुंह वाला जो नली है वो नाक वाला नली में जाकर के मिला है, इतना तो कन्फर्म है। जो मुंह वाला नली है वो नाक वाला नली में जाकर के मिला है, एकदम सही बात है, नाक वाला नली में जाकर के मिला है। लेकिन जहां पर मुंह वाला नली और नाक वाला नली दोनों एक जगह पर मिलता है ना, वहां पर एक ढक्कन लगा हुआ रहता है। समझ में आ गया? वहां पर एक ढक्कन, जैसे आप लोग ऐसे समझिए, एक तरीके से ना आप लोग इस तरीके से समझ सकते हैं। जैसे ये प्यारे बच्चों यहां पर ना एक नली है, ठीक है, और यहां पर मान लेते हैं कि किसी का मुंह है, ठीक है, ये मुंह है और यहां से एक नली आया और ये मुंह का भी नली और नाक का भी नली, जैसे ये ना ये नाक हो गया, ये मुंह हो गया, ठीक है। समझ लेते हैं ये आपका नाक है, ये आपका मुंह है। तो नाक और मुंह का जो नली होता है ऐसे होता है, जैसे एक ऐसे हुआ, ठीक है, और एक यहां से ऐसे आया, ठीक है, और यहां से ये नाक, ये जो मुंह वाला नली होता है वो इसी तरीके से यहां पर आकर के मिल जाता है और यहां पर बाबू इस तरीके से आकर के खुल जाता है, ठीक है ना। और यहां पर ही एक ढक्कन लगा हुआ रहता है। इस ढक्कन को कहते हैं हम लोग एपिग्लोटिक्स। क्या कहते हैं? एपिग्लोटिक्स कहते हैं। जब हम लोग खाना खाते हैं तो श्वसन नली, जो सांस वाला नली है, उसको एपिग्लोटिक्स बंद करता है कि गलती से भोजन जो है वो सांस वाला नली में नहीं चला जाए, ठीक है ना। और सांस वाला नली को बंद करता है और भोजन सीधे ग्रसनी से होते हुए पेट में जाता है। कभी कभी क्या होता है कि एपिग्लोटिक्स कंफ्यूज हो जाता है, कंफ्यूजिया जाता है, ठीक है ना। तो देखते होंगे कि खाते खाते अगर एक आध दाना भी गलती से सांस वाला नली में घुस गया तो आदमी सरक जाता है, एकदम खाएं खाएं करने लग जाइएगा, एकदम ऐसे करने लग जाइएगा और लगेगा कि आपका एकदम भाई। और देखिएगा कि खाना खा रहे हैं मुंह से और गलती से अगर सरक गए तो चावल का एगो दाना निकलेगा नाक से, हैं? होता है कि नहीं होता है? आप लोग खांसते रहिए, नाक से एगो दाना निकलेगा। यानी कि गलती से श्वसन नली में चावल का यानी खाना का कुछ अंश चला जाता है, तब आदमी सरक जाता है, ठीक है ना। अगर खाते गलती से अगर खाना का जो थोड़ा सा भी अंश है वो अगर श्वास नली में चला गया तो आदमी सरक जाता है, ये आप लोग जानते होंगे, ठीक है ना। जिसको लोग कहते हैं कि लगता है कि कोई याद कर रहा है, अरे याद नहीं कर रहा है, वो खनमा चल गया श्वास नली में, इसलिए सरक गए आप, ठीक है ना, ध्यान रखिएगा। तो यहां पर आप लोग समझ गए। और उसके बाद होता है ट्रैकिया। ये जो आप कंठ जो निकला हुआ देखते हैं ना, ये वाला, ये ट्रैकिया होता है बाबू। जो जवान आदमी होता है उसका देखिएगा ये कंठ निकल जाता है, वो ट्रैकिया होता है। तो यहां पर कुछ सिस्टम होता है, सबसे इंपॉर्टेंट है एपिग्लोटिक्स, जिसको ध्यान रखिएगा, ठीक है। अच्छा, एक चीज और ध्यान रखिएगा, जब हम लोग खाना खाते हैं तो ये जो नली है, ग्रास नली, ये फैल जाता है। जैसे हम लोग खूब चिबाए, चावल खाए, खूब चिबाए, चिबा करके जब घोंटते हैं तो घोंटने के समय में ये जब खाना ऐसे जाता है ना तो ये नली फैल जाता है, और जब खाना नीचे चल जाता है तो फिर ये नली जो है वो सिकुड़ जाता है। फिर खाना चिबा करके जब फिर घोंटते हैं तो घोंटते टाइम ये वाला नली जो है वो फैल जाता है, और फिर जब खाना नीचे चल जाता है तो ये नली जो है वो सिकुड़ जाता है। यानी कि जो हमारा ग्रास नली है ये कभी फैलता है कभी सिकुड़ता है, कभी फैलता है कभी सिकुड़ता है। और ये जो फैलने और सिकुड़ने की जो गति है इसको कहते हैं हम लोग क्रमाकुंचन गति, ठीक है ना। तो ध्यान रखिएगा कि ग्रास नली में क्रमाकुंचन गति होता है। ग्रास नली में क्या होता है? क्रमाकुंचन गति होता है। याद रहेगा, याद रहेगा, ग्रास नली में क्रमाकुंचन गति होता है। बोलो बाबू, याद रहेगा? हाँ, ध्यान रखिएगा।
ठीक है ना। ग्रास नली में क्रमाकुंचन गति होता है। सर मुंह से बदबू कैसे आता है? देखो अब मुंह से बदबू आने का कई सारा कारण है। पहला कारण तो यह है कि खाना खाने के बाद आप बढ़िया से कुल्ली नहीं करते होंगे, तो आपके मुंह में खाना जो है वो दांतों के बीच में फंसा रह जाता है और वो खाना धीरे धीरे सड़ जाता है और वही बदबू करना शुरू करता है। ठीक है ना। तो पहली बात तो यह है कि खाना खाने के बाद आप खूब बढ़िया से कुल्ली कर लीजिए। दूसरा, सुबह सुबह उठ करके आप लोग ब्रश जरूर करिए। ठीक है ना। ब्रश करते हैं तो बढ़िया से मुंह जरा धोइए। तीसरा, ब्रश करने के बाद जीभ भी जरूर करिए। बहुत सारे बच्चे ब्रश करके सिर्फ छोड़ देते हैं। जीभ भी, जो जीभ को रगड़ करके जो जीभ के ऊपर मटेरियल जमा हुआ है उसको आप लोग बाहर जरूर निकालिए, क्योंकि वो जो मटेरियल है वो गंदगी है और उसको जब घिस करके बाहर निकाल देते हैं तो वो बदबू को दूर करता है। तो कई सारे कारण होते हैं। मुंह को अगर आप सफाई बढ़िया से नहीं करिएगा तो मुंह बदबू देता है। ठीक है ना। तो कभी लोग इलायची खा करके, कभी कुछ और खा करके मुंह के बदबू को दूर करते हैं। परमानेंट सॉल्यूशन करिए ना, मुंह को बढ़िया से साफ सफाई करिए, कभी बदबू नहीं देगा। ठीक है। नहीं तो किसी किसी का मुंह तो इतना बदबू करता है कि उसके सामने से अगर बतियाइएगा तो लगेगा कि आप बेहोश हो गए, चक्कर खा के गिर गए, इतना बदबू करता है। तो वैसे लोग मुंह को बढ़िया से धोते नहीं है, कुल्ली नहीं करते हैं, या फिर जीभ को बढ़िया से साफ नहीं करते हैं। ध्यान रखिएगा। तो ये आप लोग ग्रास नली देख लिए। तो पहले हम लोग खाना खाए मुंह से खाना जो है वो ग्रास नली से होते हुए पेट में आएगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा। अब खाना कहां आ गया है? अमाशय में आ गया है। ध्यान रखिएगा बाबू, खाना कहां आ गया है? अमाशय में खाना आ गया है। ठीक है ना। जैसे आप लोग इस फोटो में देख रहे हैं, ये मुंह था, खाना जो है वो अब कहां आ गया है? यहां पर आ गया है। अमाशय में ये खाना आ गया है, इस वाले भाग में ये खाना आ गया है, तो उसको अमाशय कहते हैं। जब हम लोग खाना खाते हैं तो कहते हैं ना, अरे पेट एकदम भर गया, तो पेट नहीं भरता है, अमाशय भर जाता है। ये वाला पूरा जब फुल हो जाता है ना खाना से, तब हम लोग कहते हैं कि पेट एकदम भर गया है। तो ये अमाशय है, जो कि अंग्रेजी में जे अक्षर का, जे हम जैसे लिखते हैं ना जे, अंग्रेजी में जे ऐसे ही ना लिखते हैं, तो एबीसीडी का जो जे है उसी के जैसा इसका आकृति होता है। ठीक है। तो लिखेंगे ग्रास नली के आगे थैली नुमा संरचना को अमाशय कहा जाता है। देखिए ऊपर से ये वाला ग्रास नली आकर के यहां पर मिल रहा है, ये वाला जो नली है ना ये मुंह में चला जाता है, ग्रास नली इसी को कहते हैं, और ग्रास नली आकर के यहां पर जुड़ गया और इसी से होते हुए खाना इसमें आता है, जिसका आकार अंग्रेजी के जे आकार का होता है। अमाशय में कितने भाग होते हैं? अमाशय में 3 भाग। ऊपर वाला भाग अलग, बीच वाला भाग अलग और नीचे वाला भाग अलग। जैसा कि आप लोग इस फोटो को गौर से देखिए, ये अमाशय के अंदर का हिस्सा है, जो कि आपको समझाने के लिए हम ये फोटो लाए हैं। जो अमाशय के ऊपर वाला भाग है इसको कार्डियक भाग बोलते हैं। ठीक है ना। अमाशय के ऊपर वाला भाग को कार्डियक बोलते हैं। अमाशय का जो बीच वाला भाग है, ये वाला भाग, इसको फुंदिक कहा जाता है। और अमाशय का जो नीचे वाला भाग है, ये वाला भाग, इसको हम लोग पाइलोरिक कहते हैं। ध्यान रखिएगा। अमाशय में 2 तरह के पदार्थ होते हैं, एक होता है गाढ़ा लेई के जैसा जिसको कहते हैं काइम, और एक होता है हल्का द्रव के जैसा जिसको कहते हैं चाइल। तो 2 तरह का लिक्विड भी होता है, सब हम आपको लिख करके बता रहे हैं। ठीक है ना। तो अमाशय में कितने भाग होते हैं? 3 भाग। अग्र भाग को कार्डियक कहते हैं, मध्य भाग को फुंदिक कहते हैं, और जो पीछे वाला भाग है उसको पाइलोरिक कहते हैं। जैसा कि आपको बताया कि अग्र भाग अमाशय है, अमाशय के अग्र भाग को कार्डियक, बीच वाले भाग को फुंदिक और नीचे वाले भाग को पाइलोरिक कहा जाता है। ठीक है ना। अमाशय में भोजन जो है वो कितने घंटा तक रहता है? 3 से 4 घंटा। यानी कि जब हम लोग खाना खाते हैं तो भोजन हमारे पेट में लगभग 3 से 4 घंटा रहता है। और अमाशय में गाढ़ा लेई पदार्थ को काइम कहा जाता है, जबकि जो लिक्विड फॉर्म होता है, जो द्रव पदार्थ होता है, उसको चाइल कहा जाता है। अमाशय से पेप्सिन और लाइपेज नामक एंजाइम का स्राव होता है। ये जो पेप्सिन एंजाइम स्राव होता है यह प्रोटीन का पाचन करता है। ध्यान रखिएगा, प्रोटीन का पाचन। पेप्सिन जो है ना वो प्रोटीन का पाचन करता है, और लाइपेज जो है बाबू यह बसा का पाचन करता है। ध्यान रखिएगा, इस चीज का बसा का पाचन करता है। तो ध्यान रखना आप लोग, कई बार ऑब्जेक्टिव सवाल में पूछ देता है कि प्रोटीन का पाचन कौन करता है, तो याद रखिएगा पेप्सिन करता है। बसा का पाचन कौन करता है, तो लाइपेज नामक एंजाइम करता है। ये आप लोग याद रखिएगा। ठीक है ना। तो ये टोटल आप लोग अमाशय के बारे में समझ गए। अगर आपसे पूछा जाए अमाशय में भोजन कितने देर तक रहता है, तो बताइएगा 3 से 4 घंटा। ठीक है ना। तो ये आप लोग अमाशय के बारे में समझ गए। कुछ नहीं, बस 3-4 बातें याद रखनी है कि ये जो ऊपर से जो ये हिस्सा आ रहा है, ये वाला जो नली आ रहा है, ये ग्रास नली है जो मुंह से आ रहा है, और ये अमाशय में आकर के मिला, और पूरा जो भोजन है वो इसी थैली में आकर के जमा होता है।
ठीक है ना। हम लोग कुछ भी खाते हैं तो इसी में आकर के जमा होता है और इसी को हम लोग कहते हैं पेट, कि भैया ये पेट है, पेट भर गया कहते हैं ना। तो ये पेट भर गया मतलब अमाशय भर गया, ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो अमाशय का आकार जो है वो जे के आकार का होता है। अमाशय के कुल कितने भाग होते हैं, तो 3 भाग होते हैं। ऊपर वाला भाग को कार्डियक कहते हैं, बीच वाला भाग को फुंदिक कहते हैं और नीचे वाला भाग को पाइलोरिक कहा जाता है। अमाशय में भोजन 3 से 4 घंटा रहता है। जो गाढ़ा लेई पदार्थ होता है उसको काइम कहते हैं, जो हल्का द्रव होता है उसको चाइल कहा जाता है। अमाशय में 2 तरह का एंजाइम स्रावित होता है, एक पेप्सिन और दूसरा लाइपेज। पेप्सिन प्रोटीन का पाचन करता है और लाइपेज वसा का पाचन करता है, ध्यान रखिएगा। पेप्सिन प्रोटीन का पाचन, लाइपेज वसा का पाचन करता है। तो अब भोजन मुंह से होते हुए, ग्रास नली से होते हुए अमाशय में आ गया है, ठीक है ना। अब आगे बढ़ते हैं। अमाशय के बाद भोजन जो है वो छोटी आंत में जाता है। अमाशय के बाद भोजन कहां जाता है, छोटी आंत में। बउआ ये वाला जो आप लोग घुलमुड़ सांप के जैसा देख रहे हैं ये है छोटी आंत, ठीक है ना। ऊपर वाला नहीं, ये वाला मत देखिएगा, ये वाला तो बड़ी आंत हो जाएगा, ठीक है ना। ये वाला बड़ी आंत हो जाएगा। जो आप लोग ये वाला देख रहे हैं ना, ये वाला जो आप हिस्सा देख रहे हैं ये तो बड़ी आंत हो जाएगा बाबू, इसका बात नहीं कर रहे हैं हम। ये जो बीच में ये जो आप देख रहे हैं ना ये सब छोटी आंत है और छोटी आंत बहुत लंबा होता है। आप समझिए सकते हैं कि ये घुलमुड़ियाइल है, अगर इसको खींच करके लंबा करेंगे तो कितना लंबा होगा, बहुत ज्यादा लंबा होगा, होगा कि नहीं होगा। ये घुलमुड़ियाइल है तब आपको लग रहा है कि भैया इतना छोटा में सिमटा गया है, अगर इसको खींच करके लंबा करेंगे ना तो बहुत लंबा होगा। ये लगभग 6 से 7 मीटर का होता है, सोच लीजिए 6 से 7 मीटर का होता है, समझ में आ रहा है ना। यानी कि अगर इसको खींच करके लंबा करेंगे तो लगभग 20-21 फीट का होगा, समझ में आ रहा है। तो ये जो घुलमुड़ियाल जैसा देख रहे हैं ना ये छोटी आंत है। अब हुआ छोटी आंत में भोजन जाता है और पूरा ऐसे भोजन एकदम घुर्ची काटते हुए घुलमुड़ियाते ऐसे बड़ी आंत में पहुंचता है। और ये जो आप देख रहे हैं ना ये सांप के जैसा, इसके अंदर कुछ इस तरीके का संरचना होता है, अंगुली नुमा संरचना। आप लोग अगर ध्यान से देखेंगे, ठीक है, आप लोग अगर इस फोटो को ध्यान से देखेंगे बाबू तो आप लोग ये देखेंगे कि इसके अंदर अंगुली नुमा संरचना है। आप इसको ध्यान से देखिए, ये छोटी आंत के अंदर का फोटो है, ठीक है ना। ये छोटी आंत के अंदर का फोटो है जिसको कि आप देख रहे हैं अंगुली नुमा संरचना होता है। जैसे ये छोटी आंत हो गया, ये छोटी आंत हो गया, ठीक है। छोटी आंत को अगर फाड़ करके अंदर देखा जाए कि आखिर इस नली के अंदर क्या है, तो नली के अंदर में प्यारे बच्चों कुछ इस तरीके का अंगुली नुमा संरचना होता है। देख रहे हैं ना, ऐसा लग रहा है कि ढेर सारा अंगुली मतलब निकला हुआ है। तो छोटी आंत के अंदर में ना अंगुली नुमा संरचना होता है जिसको कि आप लोग ध्यान रखिएगा, समझ में आ रहा है। हाँ, तो छोटी आंत के अंदर में ढेर सारा अंगुली नुमा संरचना होता है, इसके बारे में भी हम आपको बताएंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। छोटी आंत के बारे में याद रखिएगा, आहार नाल का सबसे बड़ा भाग छोटी आंत होता है। इसकी लंबाई 6 से 7 मीटर होती है और चौड़ाई 2.5 मीटर। इसमें भोजन में मिले हुए सिर्फ वसा का पाचन होता है, यानी कि छोटी आंत में जो भी वसा है उसका पाचन हो जाता है, ध्यान रखिएगा। अब छोटी आंत के बाद भोजन बड़ी आंत में जाता है, लेकिन उससे पहले 1-2 चीज के बारे में हमको और पढ़ना पड़ेगा। जैसे हमारा यकृत, जिसको लीवर कहते हैं या फिर जिगर कहते हैं ना, अरे तो जिगर के टुकड़ा है रे, लेकिन तो जिगर जो होता है ना वो यकृत को कहा जाता है। यही लीवर है बाबू। जब ज्यादा तेल खाइएगा, मसाला खाइएगा तो ये लीवर मोटा जाता है, तो आदमी को बीमारी हो जाता है फैटी लीवर का, ठीक है ना। तो इसलिए ज्यादा तेल मसाला नहीं खाना चाहिए। हमारे शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है ये लीवर। हमारे शरीर में सबसे बड़ा ग्रंथि कौन है, लीवर है बाबू। इसका वजन लगभग 1.5 किलो होता है, यानी कि 1.5 किलो मांस का लोथड़ा है ये, समझ जाइए, ठीक है ना। 1.5 किलो के मांस का ये लोथड़ा है। ये हमारे शरीर का क्या है, लीवर है, लीवर, जिसको यकृत कहते हैं हिंदी में। तो याद रखिएगा, ये शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि होती है। भार के विचार से यह सबसे बड़ा होता है। इसका वजन कितना, लगभग 1.5 किलो तक होता है। यकृत से क्या स्राव होता है, पीत रस का स्राव होता है। ये जो यकृत देख रहे हैं ना, इससे स्राव होता है पीत रस, जो भोजन को क्या बनाता है, क्षारीय बनाता है। यकृत में भोजन का पाचन नहीं होता है, आप समझिएगा ध्यान से। यकृत में भोजन का पाचन नहीं होता है, सिर्फ यकृत से निकलता है एक रस जिसको पीत रस कहते हैं, और यह भोजन को क्षारीय बना देता है। इसी यकृत से एक रस निकलता है जिसको पीत रस कहते हैं, और यह भोजन को
क्षारीय बना देता है। ध्यान रखिएगा, ये मत सोचिएगा कि भोजन जो है वो यकृत में जाता है और यहां पाचन होता है। ना ना ना, भोजन ये यकृत में कोई जगह ही नहीं है। ये जो पूरा यकृत देख रहे हैं ना, ये बस एक मांस का लोथड़ा है, समझ जाइए, ठीक है। और यहां से एक रस निकलता है जिसको पीत रस कहते हैं, और ये भोजन को क्षारीय बना, जब ये रस निकलता है भोजन में मिलता है तो भोजन को क्षारीय बना देता है, और भोजन जो है वो वसा का विखंडन करने के लिए तैयार हो जाता है। यानी कि जब भोजन क्षारीय बन जाता है तो आसानी से वसा का विखंडन होता है, वसा टूट जाता है। तो ये हमारा लीवर है। अगर लीवर का वजन पूछा जाए तो बताइएगा 1.5 किलो। हमारे मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि पूछा जाए तो बताइएगा लीवर। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन है? लीवर है। अच्छा, अब एक चीज और ध्यान रखिएगा। अब बाबू आप जब यहां पर इस फोटोआ को देखेंगे ध्यान से, इस फोटो को आप ध्यान से देखिए तो आप देखेंगे कि जो अमाशय है और नीचे जो छोटी आंत है, दोनों के बीच में थोड़ा सा हल्का येलो कलर का कुछ आपको दिख रहा होगा। ये वाला हिस्सा, इसको हम लोग अग्नाशय कहते हैं। आइए इसका बड़ा करके फोटो दिखाते हैं अग्नाशय का, ठीक है ना। देख लीजिए, ऊपर में अमाशय है, नीचे में छोटी आंत है, अब बीच में ये वाला जो मकई जैसा दिख रहा है आपको, ऐसा नहीं लग रहा है कि मकई के बाल है? तो मकई जैसा जो दिख रहा है ना, ये अग्नाशय है। क्या है? अग्नाशय। तो अब हम लोग अग्नाशय के बारे में जान लेते हैं। यह अमाशय और छोटी आंत के बीच में होता है। अमाशय ऊपर में हो गया, छोटी आंत नीचे हो गया, तो अमाशय और छोटी आंत के बीच में अग्नाशय है। इसमें से यानी कि अग्नाशय में से लाइपेज नामक एंजाइम निकलता है, और लाइपेज का काम होता है वसा का पाचन करना, ठीक है ना। तो इसमें से क्या निकलता है? लाइपेज निकलता है। ये लाइपेज एंजाइम का काम होता है वसा का पाचन करना, ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो ये जो मकई के बाल जैसा दिख रहा है अमाशय और छोटी आंत के बीच में, ये लाइपेज है, ये सॉरी अग्नाशय है, और इससे लाइपेज नामक एंजाइम निकलता है। यानी कि भोजन का पाचन यहां नहीं होता है, लेकिन इससे रस निकलता है लाइपेज, और ये वसा को पचा देता है। तो ये आप लोग अग्नाशय के बारे में भी याद रखिएगा। तो छोटी आंत में भोजन आ गया था, ठीक है ना, छोटी आंत में भोजन आ गया था। छोटी आंत के बाद सीधे भोजन जो है वो बड़ी आंत में घुस जाएगा, और बड़ी आंत ये जो साइड वाला आप लोग देख रहे हैं, और यहां पर भोजन का पाचन नहीं होता है। भोजन पच पूछ करके छोटी आंत के बाद बड़ी आंत में जाता है, लेकिन जो भोजन पच गया उसमें अगर एक्स्ट्रा पानी है तो बड़ी आंत में पानी को बस अवशोषित कर लिया जाता है। बड़ी आंत में पानी को बस अवशोषित किया जाता है। तो हम लोग यहां पर बड़ी आंत के बारे में जान लेंगे कि यह पाचन तंत्र का सबसे अंतिम भाग है। यानी कि जो बड़ी आंत आप लोग ऊपर में जो ये बड़का देख रहे हैं, ये जो देख रहे हैं ना, जैसे ये छोटी आंत है तो ये हुरहुरवा सांप है। छोटी आंत को देख रहे हैं, ये हुरहुरवा सांप है, पतला सांप है। लेकिन ये जो बड़ी आंत है ये धमिनवा सांप है, धामिन। ये देख रहे हैं ना, मोटा है एकदम से, तो इसलिए ये छोटा है तो छोटी आंत, ये देख लीजिए बड़ी है तो बड़ा आंत। समझ में आ गया ना। तो ध्यान रखिएगा, यह पाचन तंत्र का सबसे अंतिम भाग है। यहां सिर्फ अपशिष्ट पदार्थों में मिले हुए पानी को अवशोषित कर लिया जाता है। यानी कि जो अपशिष्ट पदार्थों में जो पानी है, यानी कि भोजन तो छोटी आंत में ही पच गया, भोजन पचने के बाद जब बड़ी आंत में गया तो वो अपशिष्ट पदार्थ बचा हुआ है जिसको हम लोग बाहर कर देते हैं, लेकिन उसमें अगर एक्स्ट्रा पानी है तो उसको ये क्या कर लेता है? अवशोषित कर लेता है, और अवशोषित करने के बाद वह मल को बाहर करता है। कभी कभी देखते होंगे कि अगर हमारा बड़ी आंत खराब हो गया तो कभी कभी आप लोग देखते होंगे कि लूज मोशन हो जाता है। लूज मोशन हो जाता है, ठीक है ना। जब आप बाथरूम जाइएगा तो एकदम पानी जैसा होता है ना। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि बड़ी आंत जो है वो पानी का अवशोषण नहीं कर रहा है। जो मल में एक्स्ट्रा पानी होता है उस पानी को अवशोषित कौन करता है? बड़ी आंत करता है। लेकिन कभी कभी जब तबीयत खराब होता है, जब पेट खराब होता है तो पानी जैसा देखते होंगे, पैखाना शुरू होता है, और वहां पर बड़ी आंत पानी का अवशोषण नहीं कर पाता है, हमारे शरीर में पानी का कमी हो जाता है, ठीक है ना। तो ये बड़ी आंत क्या काम करता है? बड़ी आंत जो है वह पानी का अवशोषण कर लेता है, ठीक है ना। और जो मल होता है वो बड़ी आंत में ही मतलब रहता है, ठीक है ना। मल जो है वो बड़ी आंत में ही जमा रहता है, और बड़ी आंत में ही जमा होकर के ये जमा रहता है, और कभी कभी इसको हम लोग यहां से बाहर निकाल देते हैं, ठीक है ना। तो ध्यान रखिएगा, जहां सिर्फ अपशिष्ट पदार्थों में मिले हुए पानी का अवशोषण किया जाता है, मतलब बड़ी आंत में पानी का अवशोषण होता है, और बचे हुए अपशिष्ट पदार्थों को मल द्वार के रास्ते बाहर कर दिया जाता है। जो बचा हुआ अपशिष्ट पदार्थ है उसको मल द्वार के रास्ते हम लोग क्या करते हैं? बाहर कर देते हैं। समझ में आ गया। तो इस तरीके से प्यारे बच्चों पूरा जो भोजन का पाचन है वो कंप्लीट हो जाता है।
ठीक है ना। तो भोजन का पाचन कुछ इस तरीके से ही कंप्लीट होता है, ध्यान रखिएगा। अब बताओ भाई, यहां तक सारे बच्चों को समझ में आ गया? कितने बच्चे ऐसे हैं जिनका कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया है एकदम बढ़िया से? हमारे शरीर में भोजन का पाचन कैसे होता है, कितने ऐसे बच्चे हैं जो पूरा समझ गए हैं? जल्दी से बताओ भाई, हमारे शरीर में भोजन का पाचन कैसे होता है, समझ गए आप लोग? बहुत बढ़िया। तो अब प्यारे बच्चों, यहां से संबंधित एक क्वेश्चन जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, देख लीजिए। मैट्रिक परीक्षा 2014, 2018, 2019, 2021 कई बार पूछा है कि मानव में पाचन तंत्र का संक्षिप्त वर्णन करें। तो आराम से लिख देंगे, मानव पाचन तंत्र भोजन को पचाने और पोषक तत्वों को शरीर में पहुंचाने का कार्य करता है और इसके निम्नलिखित अंग है। सबसे पहला मुख गुहा। मुख गुहा में पाचन की शुरुआत होती है, दांत भोजन को चबाते हैं, जीभ भोजन को मिलाती है और लार भोजन को नरम बनाती है। दूसरा बार मुख के बाद भोजन कहां जाता है? ग्रास नली में। तो भोजन को मुख से अमाशय तक पहुंचाती है, यानी कि जो ग्रास नली है वह भोजन को मुख से यानी मुंह से अमाशय तक पहुंचाती है। इससे कोई एंजाइम स्राव नहीं होता है। ग्रास नली के से होते हुए भोजन जो है वो अमाशय में जाता है। अमाशय जे आकार की थैली होती है और अमाशय में भोजन 3 से 4 घंटा रहता है और पेप्सिन आदि एंजाइम भोजन का पाचन करते हैं। ठीक है। अमाशय के बाद भोजन कहां चला जाता है? छोटी आंत में चला जाता है, यानी कि पाचन का मुख्य स्थान है छोटी आंत। यहां भोजन का अधिकांश पाचन और पोषक तत्वों का अवशोषण हो जाता है, यानी कि छोटी आंत में भोजन का पाचन भी हो जाता है और पोषक तत्वों का अवशोषण भी हो जाता है, ध्यान रखिएगा। उसके बाद यकृत, जिसको लीवर कहते हैं, यह शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। यह पीत रस बनाता है जो वसा के पाचन में सहायता करता है। उसके बाद अग्नाशय के बारे में हम आपको बताएं कि यह पाचक एंजाइम बनाता है जो भोजन के पाचन में मदद करता है। और सबसे लास्ट में भोजन बड़ी आंत में आता है। यहां जल का अवशोषण होता है तथा शेष अपशिष्ट मल के रूप में शरीर से बाहर निकाल दिया जाता है। तो कुल मिलाकर के प्यारे बच्चों, इस तरीके से इस क्वेश्चन का आंसर लिख देना है। अगर आपसे यह क्वेश्चन पूछा जाए कि भैया मानव पाचन तंत्र का संक्षिप्त वर्णन करिए, तो आराम से हम लोग लिख देंगे। इतना बढ़िया से फोटो दिखा दिखा करके समझाए हैं ना कि पूरा समझ में आ गया होगा। इतना बढ़िया से तो फोटो बाबू हम अपना नहीं देखे हैं आज तक, जितना बढ़िया से आप लोगों को अमाशय, अग्नाशय, पित्ताशय का सब दिखा दिए हैं। ठीक है ना। तो इसको अच्छे तरीके से याद कर लीजिएगा। चलिए, कुछ चैप्टर तो खत्म हो गया, लास्ट में 2 क्वेश्चन और बता देते हैं। अमाशय में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की क्या भूमिका है? देखो बाबू, हमारा जो पेट है, जो अमाशय है, उसमें एक बड़ा खतरनाक अम्ल रहता है, निकलता है, जिसको हाइड्रोक्लोरिक अम्ल कहते हैं। और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल हमारे शरीर में प्रतिदिन लगभग 3 लीटर भर स्रावित होता है, 2 से 3 लीटर निकलता है। जबकि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल इतना खतरनाक अम्ल है कि अगर गलती से शरीर पर गिर जाए तो शरीर के मांसपेशी को जला देगा। लेकिन यह हमारे शरीर में 3 लीटर डेली बनता है और भोजन को पचाता है, रोगाणुओं को मारता है। हम लोग भोजन करते हैं तो भोजन के साथ बहुत सारे छोटे छोटे कीटाणु को भी खा लेते हैं, जो बैक्टीरिया, वायरस है, उसको भी खा लेते हैं। और जैसे वो पेट में जाता है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल उसको क्या करता है? मार देता है। ठीक है ना। तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का हमारे पाचन में बहुत बड़ी भूमिका है। तो लिखेंगे, अमाशय में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की बहुत बड़ी भूमिका होती है। यह हमारे शरीर से प्रतिदिन 3 लीटर स्रावित होता है, जिसका प्रमुख कार्य हानिकारक जीवाणुओं को नष्ट करना और रोगों से सुरक्षा प्रदान करना है। यानी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का कार्य है कि रोगाणुओं को नष्ट करना और शरीर को सुरक्षा प्रदान करना। अमाशय के जठर ग्रंथि से जठर रस तथा पेप्सिन एंजाइम का स्राव होता है, जो प्रोटीन के जटिल अणुओं को छोटे छोटे खंडों में तोड़ देता है, जिसे पेप्टॉन कहते हैं। तो बाबू, HCl हमारे शरीर में क्यों जरूरी है, आपको पता चल गया। यह आंसर याद रखिएगा। और सबसे लास्ट में एक क्वेश्चन दांत से जुड़ा हुआ है कि दंत क्षरण क्या है? दंत क्षरण, देखो बाबू ध्यान से सुनिएगा। जब हम लोग किसी भी मीठे पदार्थ को खाते हैं, ठीक है ना, मीठा चीज, और मीठा चीज खाने के बाद जब मुंह को हम लोग नहीं धोते हैं तो बहुत सारा खाने वाला पदार्थ जो है, खाद्य पदार्थ, वो दांतों में चिपक जाता है और वो धीरे 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 दांतों को सड़ाने लग जाता है। दांत जब सड़ता है तो उसी को हम लोग दंत क्षरण कहते हैं। ठीक है ना। इसलिए मीठा भोजन ज्यादा नहीं खाना चाहिए। तो लिखेंगे, पानी में फ्लोराइड की मात्रा बढ़ जाने से अनेक जीवाणु कोशिका भोज्य पदार्थों के साथ मिलकर दांतों में चिपक जाते हैं। यानी कि बहुत सारे भोज्य पदार्थ के साथ कीटाणु जो है वो दांतों में चिपक जाते हैं और दांतों को क्षरण करना यानी कि नष्ट करना, सड़ाना शुरू कर देता है। क्योंकि भोजन अम्ल से अभिक्रिया करके दांत की परत को मुलायम कर देता है, अतः इसलिए ज्यादा मीठे भोजन का सेवन नहीं करना चाहिए। तो आप लोगों को ध्यान रखना है, ज्यादा मीठा भोजन हम लोगों को नहीं करना चाहिए।
ठीक है ना, याद रखिएगा। और कुल मिलाकर के प्यारे बच्चों आपका यहां पर ये चैप्टर क्या हो गया, समाप्त हो गया। आपका ये चैप्टर यहां पर क्या हो गया, द एंड हो गया। आपका ये चैप्टर यहां पर क्या हो गया, द एंड हो गया। बताओ बाबू, आपका चैप्टर यहां पर समाप्त हो गया, टोटल चैप्टर खत्म, यानी कि जैव प्रक्रम चैप्टर समाप्त। बहुत बेहतरीन तरीके से हम जैव प्रक्रम चैप्टर को क्या कर दिए, समाप्त कर दिए। तो बताओ भाई कैसा लगा आज का क्लास है, आज का क्लास कैसा लगा, आज का क्लास कैसा लगा, जल्दी से बताइए। आज का क्लास कैसा लगा, एक बार जल्दी से बता दीजिए। क्या पूरा क्लास एकदम जबरदस्त लगा, शानदार लगा, मजेदार लगा, धमाकेदार लगा? बहुत बेहतरीन तरीके से आप लोग पूरा क्लास समझ गए। अब प्यारे बच्चों ऐसा इसका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन अभी हम नहीं करवाएंगे, जब पूरा चैप्टर खत्म करेंगे, जैव प्रक्रम, श्वसन, परिवहन और उत्सर्जन, जब ये चारों चैप्टर खत्म होगा ना, तब जाकर के आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होगा, ध्यान रखिएगा, ठीक है, तब जाकर के आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होगा। तो प्यारे बच्चों ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन अभी आप लोगों का नहीं होगा, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के लिए अभी आपको इंतजार करना होगा, ठीक है। तो दूसरा नंबर चैप्टर से हम आप लोगों को एप्लीकेशन पे पढ़ाएंगे। पहला नंबर चैप्टर हम कंप्लीट करा दिए हैं, अब आप लोगों का बायोलॉजी यूट्यूब पर नहीं होगा, पूरा बायोलॉजी अब एप्लीकेशन के अंदर होगा, ठीक है ना। तो दूसरा नंबर चैप्टर से पूरा एप्लीकेशन के अंदर होगा। तो कल से आप लोग बायोलॉजी का दूसरा नंबर चैप्टर, तीसरा नंबर चैप्टर और चौथा नंबर चैप्टर पढ़ने के लिए तैयार रहिएगा, ठीक है ना। ये चारों चैप्टर कंप्लीट कराएंगे बायोलॉजी में, तब हम लोग किसी दूसरे सब्जेक्ट में आएंगे। तो आप लोगों का कल जो है वो श्वसन वाला चैप्टर शुरू होगा, कल आप लोग श्वसन पढ़ने के लिए तैयार रहिएगा, लेकिन यूट्यूब पर नहीं, एप्लीकेशन पर। तो जो बच्चे टॉपर बैच में जुड़े हैं वही क्लास कर पाएंगे। तो अगर आप लोग टॉपर बैच में नहीं जुड़े हैं तो मौका है, जल्दी जल्दी से जुड़ जाइएगा। तो मिलते हैं प्यारे बच्चों नेक्स्ट क्लास में, अगली क्लास का इंतजार करिए। तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद। और कमेंट करके जरूर बताइएगा कि ये क्लास आप लोगों को कैसा लगा है, ठीक है, आपके कमेंट का इंतजार करेंगे। जय हिंद।